Recording in progress. तो हम लोग ने यहाँ पर बात कर ली थी आइसोकोरिक प्रोसेस के एग्जाम्पल्स की। कल हम लोग ने यहाँ पर बात करी थी किस किस चीज के बारे में। एक आइसोथर्मल मैंने आपको बताया था कहाँ कहाँ होता है, आपको एग्जाम्पल्स याद होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि हम डेली लाइफ में इनके एग्जाम्पल्स को हम याद रखें कि ये कौन सी प्रोसेस कहाँ हो रही है और कैसे हो रही है। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती थी, जिसमें हम टेम्परेचर को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, बाकी किसी भी वेरिएबल को आप चेंज करिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात, आइसोबैरिक प्रोसेस में हमें क्या करना है, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। प्रेशर कांस्टेंट रहे, प्रेशर चेंज ना हो। ठीक है, जैसे कि हमने एक बलून लिया और बलून में हमने हवा को भरा, बताइए वो आइसोबैरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है या आइसोथर्मल प्रोसेस है? वो आइसोबैरिक है, क्यों? प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर क्यों कांस्टेंट है? हम हवा भरकर उसे फुला रहे हैं और जब मैं उसे फुलाया तो उसके अंदर प्रेशर बढ़ना चालू हुआ और प्रेशर बढ़ेगा तो वो आपका क्या होगा, और फूलेगा। तो वो फूल क्यों रहा है? ताकि प्रेशर को कम कर सके, प्रेशर एक सा बनाकर रखे वो। ठीक है, फुलाते 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 एक टाइम आया जब वो प्रेशर अब वो सहन नहीं कर पा रहा, यानी अब क्या हो गया, अब वो आपका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट नहीं रह पा रहा, अब वो प्रेशर इतना बढ़ गया, उसकी मैक्सिमम एक्सटेंट तक पहुंचने पे प्रेशर इतना बढ़ गया कि अब प्रेशर चेंज होने लगा। और जब प्रेशर चेंज होगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। बात समझ आ रही है? अब यहां पर क्या हुआ, जब वो फटा तब क्या हुआ, तब वॉल्यूम चेंज हुआ ना। अब वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब प्रेशर की वैल्यू चेंज हो गई, तो क्या हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। वॉल्यूम कांस्टेंट कौन से प्रोसेस में होता है? आइसोकोरिक में होता है। ठीक है, तो आइसोबैरिक और आइसोकोरिक ये समझ में आया ना। पॉइंट पॉइंट पर आपके ये चेंज हो रहे हैं, पॉइंट पॉइंट पर ये आपके चेंज हो रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या हो जाएगा बच्चों? हाँ, जब कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होगी, नो हीट इज एक्सचेंज, नो हीट इज एक्सचेंज्ड। ठीक है, कोई भी चीज चेंज हो लेकिन बस आपका क्या नहीं होना है, हीट एक्सचेंज नहीं होना है। ठीक है, हीट एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। जैसे इसके एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं आप लोग? कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं? पहला एग्जाम्पल हुआ रैपिड कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ अ गैस। बहुत जल्दी जल्दी अगर एक गैस का हम क्या करते हैं, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन करेंगे और एक्सपेंशन करेंगे। एक मूवेबल आपका पिस्टन लगा हुआ है, उसके अंदर जल्दी जल्दी हम कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो देखो जब हम कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन कर रहे हैं तो हमारे क्या चीज चेंज हो रही है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। भाई पिस्टन है हमारा ये, और ये पिस्टन ऊपर नीचे जा रहा है, यहां ये लगाया हमने, ये पिस्टन लगाया, ये अगर नीचे जा रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है और प्रेशर, वॉल्यूम कम हो रहा है प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। जैसे ही नीचे गया वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर बढ़ा, फिर ये आपका क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो अब क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया और प्रेशर कम हो गया। तो वॉल्यूम और प्रेशर लगातार ये चेंज हो रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या नहीं हो रहा है, यहां क्या नहीं हो रहा है, यहां पर कोई भी हम हीट एक्सचेंज नहीं होने दे रहे हैं। गैस जितनी हीट कंटेंट ली है वो उतनी हीट कंटेंट यहां बनी हुई है, तो हीट कंटेंट कुछ भी नहीं हो रहा, और ये रैपिड में ही होगा, याद रखिएगा। यहीं पर मैं आपको जूल थॉमसन एक्सपेंशन समझा देता हूं क्या होता है, या चलो वो टाइम के साथ ही समझाऊंगा। ठीक है, तो इस टाइप का जो रैपिड, एक तो ये एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल हो जाता है इंसुलेटेड पिस्टन सिलेंडर सिस्टम, मतलब यही चीज हो जाती है इंसुलेटेड। इंसुलेटेड कर दिया तो वैसे भी मैटर और एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होना है, तो इंसुलेटेड पिस्टन सिलेंडर सिस्टम। ठीक है,
साउंड वेव्स इन एयर, जैसे मैं जो बोल रहा हूं आप तक जो मेरी आवाज पहुंच रही है, तो मेरी ये साउंड वेव्स निकल रही है ना, एयर में होकर। तो ये प्रोसेस भी जो होती है वो एडियाबेटिक प्रोसेस होती है, यानी यहां पर कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। मेरे बोलने से आपके कोई कान तो गर्म हो नहीं जाएंगे, गुस्सा आ जाए वो बात अलग है ना। तो वो अपने आप में क्या है, यहां पर कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि बोलने से गर्मी हो रही होती। तो बहुत बढ़िया रहता, सर्दियों में अपनी क्लास में हम लोग खूब बोलते और गर्मी हो जाती पूरे रूम में और टेम्परेचर बढ़ जाता है। गर्मियों में नहीं बोलते, ठंडक हो जाती। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। तो वो अपने आप में क्या है, यहां पर ये भी एक अपने आप में एडियाबेटिक प्रोसेस है। इज इट क्लियर? अब जो नेक्स्ट हमारा होता है वो होती है साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है बेटा, क्या बताया था मैंने? इनिशियल और फाइनल स्टेट इसमें क्या हो जाएगी? अब स्टेट सेम हो रही है, इसका मतलब समझ रहे हो, सारी वैल्यू सेम हो जा रही है। किसकी? पी, वी, टी और एन की। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स की सारी वैल्यू इनिशियली और फाइनली सेम हो रही है। मतलब उसमें खूब सारे स्टेट चेंजेस आ रहे हैं और फाइनली वो लास्ट में जाकर उतने का उतना हो जा रहा है। इसे हम बोलेंगे साइक्लिक चेंज। ठीक है। व्हेन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर सेम, तो हम उसे बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है। पूरी तरीके से बोले तो हम ये कह सकते हैं, वेयर अ सिस्टम अंडरगोस a series of state changes and eventually returns to its इनिशियल स्टेट पर आपका ये लौट कर आ जाए। ठीक है। ये इसके एग्जांपल्स बताइए, कोई बता पाएगा साइक्लिक प्रोसेस के? सबसे पहला होता है रेफ्रिजरेटर्स एंड फ्रीजर्स। ठीक है। कैसे होगा ये, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? ये साइक्लिक प्रोसेस कैसे है? ये साइक्लिक प्रोसेस कैसे है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? बर्फ पिघलती कहाँ है रेफ्रिजरेटर में? वो तो जमती है ना बेटा। देखो बेटा, सबसे पहले पलक अपन एक बात को समझते हैं। मुझे ये बताइए, सबसे पहले आप स्टेट जानते हैं? स्टेट क्या होता है? क्या होता है स्टेट? नहीं। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस ये फेजेस होते हैं। क्या होते हैं? ये फेजेस होते हैं। स्टेट क्या होता है? जैसे हमने पानी लिया, आपको मालूम है 0 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, है ना। तो आप कहोगे वो उसकी एक स्टेट हो गई। नहीं, उसमें बहुत सारी स्टेट्स हैं। 0 से 100 तक कितना डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है? 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का पानी और 90 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी, क्या दोनों पानी की प्रॉपर्टी सेम है? दोनों अलग अलग हैं। 90 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी से नहा लोगे क्या? नहीं नहा पाओगे, जल जाओगे। बात समझ में आ रही है? तो वो एक अलग स्टेट हो गई है। अब मैं कह दूं 10 डिग्री सेंटीग्रेड का एक पानी और दूसरा पानी भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड का है, सेम स्टेट में है कि नहीं है? जी नहीं। अब आपको ये देखना पड़ेगा उसमें प्रेशर कैसा है। अगर एक में हमने अलग प्रेशर लगा दिया, टेम्परेचर सेम है, अगर प्रेशर अलग कर दिया तो स्टेट अलग हो गई, उसकी स्टेट अलग हो गई। तो सारी वैल्यूज, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स,
ये 4 स्टेट वेरिएबल्स की वैल्यू अगर दो चीजों की सेम है तो वो आपकी सेम स्टेट में है, वो आपके सेम स्टेट में है, और अगर सेम नहीं है तो वो डिफरेंट स्टेट में है। तो आप अगर कहोगे लिक्विड, तो लिक्विड की भी इनफाइनाइट स्टेट्स हो सकती हैं, जैसे 10 डिग्री और 10.1 डिग्री, 10.2 डिग्री, 10.3 डिग्री, ये सब अलग अलग स्टेट्स हो गई हैं इसकी, ये सब इसकी अलग अलग स्टेट्स हो गई। जैसे मैं हूं भाई, अभी सॉलिड फॉर्म में हूं, कोई बात नहीं, अब मैंने अगर ये हाथ उठाया, मेरी एक अलग स्टेट है, ये हाथ उठाया अलग स्टेट है, मैं कुछ भी कर रहा हूं तो अलग अलग स्टेट्स हैं, ये मेरी स्टेट्स हैं। ये नहीं कि जब मैं लिक्विड बन जाऊंगा तभी मेरी स्टेट चेंज होगी, वो फेज चेंज होगा, सॉलिड बन जाऊंगा अलग होगी, गैस बन जाऊंगा अलग होगी। तो फेजेस अलग होते हैं और स्टेट्स अलग होती है। समझ में आई ये बात बेटा? और यहां हम क्या बोल रहे हैं, साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। अब देखो इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूं। देखो बेटा, एक होता है जूल थॉमसन इफेक्ट, जिस पर हमारे एसी और रेफ्रिजरेटर काम करते हैं। वो क्या होता है, जूल थॉमसन इफेक्ट। ये क्या होता है, जूल थॉमसन इफेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी गैस को अगर आप क्या करते हो, कंप्रेस करते हो, क्या करते हो, कंप्रेस करते हो, तो वो अपने अंदर से क्या करता है, हीट को निकालता है और वो ठंडा होती है, वो गैस ठंडी होती है। समझना बात को। अच्छा एक चीज नॉर्मली बताओ मुझे, ये गैस के मॉलिक्यूल हैं और ये दूर दूर हैं, बहुत दूर दूर हैं। मैंने एक कंटेनर में से लिया और मैंने पिस्टन से इसे दबाया, तो दबाने पर क्या होगा, ये पास में आ जाएंगे कि नहीं, क्या हो जाएगा। अच्छा एक चीज सोचो, चलो मैं इसे हटा देता हूं, अगर मैं इसे हीट करूंगा, अगर मैं इसे हीट करूंगा तो ये मॉलिक्यूल पास में रहेंगे या दूर, दूर होंगे ना। एक बात सोचो, इस रूम में अगर मैं हीट बढ़ा दूं तो पास पास बैठोगे, दूर दूर। गर्मियों में सभी फ्रेंड्स पास पास बैठते हैं कि दूर, चाहे जितने क्लोज फ्रेंड क्यों ना हो, कहते हैं अरे गर्मी लग रही, दूर हटो यार, बड़ी चिड़सी आ रही है। और सर्दियों में एक दूसरे के पास पास बैठते हैं। बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल ऐसे ही अगर आप हीट करते हो तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर होते हैं, और अगर आप कूल करते हो तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, पास आ जाते हैं। तो इसका जस्ट रिवर्स अगर हम ये सोचें कि अगर इन मॉलिक्यूल को हम पास में लेकर आएंगे तो ये क्या होंगे, ठंडे। और ठंडे कैसे होंगे, हीट को निकालकर, क्या करके, हीट को निकालकर, हीट को निकालकर ठंडे होते हैं। समझ में आई ये बात, नहीं आई? हीट को निकालकर ठंडे होते हैं। और इसका जस्ट ऑपोजिट, अगर मैं इस गैस को यहां से निकालना चालू करूं तो ये कंटेनर क्या हो जाएगा, ठंडा। और इसमें अगर मैं गैस डालूं तो ये कैसा हो जाएगा, गर्म। जो गैस सिलेंडर्स भरे जाते हैं, जब भी आप उसमें गैस डालते हो तो ये मॉलिक्यूल सब एक दूसरे के पास आएंगे, तो ये हीट को निकालेंगे, और हीट को निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा कंटेनर। और बाद में ये कंटेनर क्या करेगा, अपनी हीट सराउंडिंग को देगा, सराउंडिंग को दे देगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो किसी भी कंटेनर में जब आप गैस भरते हो तो वो कंटेनर गर्म होने लगता है। और इसका जस्ट रिवर्स, आप कंटेनर में से गैस निकालते हो तो वो कंटेनर ठंडा होने लगता है। इसका एक एग्जांपल देता हूं, शादियों में जाना, भरी गर्मियों में जाना, और शादियों में जो हलवाई खाना बनाता है वो सिलेंडर को बिल्कुल भट्टी के पास रखे हुए है, उसके पास से खुद पसीना गिर रहा है, ठीक है, और सिलेंडर को छूकर देखोगे तो वो ठंडा मिलेगा आपको, बहुत ठंडा मिलेगा। रीजन क्या है, रीजन ये होता है कि इतनी तेजी से यहां से गैस निकलती है, ये गैस निकल रही है, ठीक है, खूब सारी गैस यहां से निकल रही है, और जब गैस निकलेगी तो इन मॉलिक्यूल्स को एक्सपेंड होने की जगह मिलेगी कि नहीं। और जब ये एक्सपेंड होंगे तो अब इन्हें क्या चाहिए, हीट, क्या चाहिए, हीट चाहिए। तो ये हीट किससे लेंगे, इस कंटेनर की वॉल से लेंगे, और जब इस कंटेनर की वॉल से लेंगे तो कंटेनर की वॉल ठंडी हो जाएगी। तो कभी अगर जैसे पहले, अब तो सीएनजी के टैंक चल गए हैं, पहले नॉर्मल टैंक लगाकर, ये सिलेंडर्स लगाकर गाड़ी चला करती थी, और जब गाड़ी चलती थी तो उसमें इतनी ठंडक हो जाती थी कि बर्फ तक जम जाती थी सिलेंडर्स के ऊपर, बर्फ जम जाती थी भाई सिलेंडर्स के ऊपर, ठीक है। समझ में आ रही है बात? इसे हम कहते हैं जूल थॉमसन एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं, गैस निकली और ठंडक हो गई, गैस निकलेगी और ठंडक हो गई। तो आप कहोगे हमारे घर में क्यों नहीं हो रही है,
आपके घर में वो सिलेंडर 1 महीने में खत्म हो रहा है, बहुत कम रेट से निकल रही है, और वहां हलवाई बैठा है 2-4 घंटे के अंदर ही वो सिलेंडर को निकालकर फेंक दे रहा है, बड़ी तेजी से गैस निकल रही है उसमें से, तो बड़ी वाली भट्टी जला रहा है। तो ये आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। और ये इफेक्ट आपको घर में भी देखना हो तो एक काम करना, 100-150 रुपए वाला डिओड्रेंट लेकर आना। कौन सा? गैस वाला। और बस एक बार में चालू हो जाना, उसे दबा देना, बस निकलते रहने देना। सस्ता वाला ले आना, करके देख लेना। आप ये देखोगे जब वो निकलता रहेगा तो आप ये देखोगे कि वो आपका पूरा कंटेनर क्या हो गया? ठंडा हो गया। इसे हम कहते हैं जूल थॉमसन। तो गैसेस जब क्या होंगी? फैलेंगी। जब क्या होंगी? फैलेंगी। तो फिर वहां पर उसका कंटेनर क्या होगा? ठंडा होगा। ठंडा होगा। ठीक है। हाँ, अब देखिए, यहां देखिएगा। अब देखो एसी कैसे काम करता है। एसी में ये एक जाती है पाइपलाइन। इस पाइपलाइन पर यहां पर लगा हुआ है एक कंप्रेसर। ये क्या लगा हुआ है? कंप्रेसर लगा हुआ है। कंप्रेसर नाम से ही मालूम चल रहा है ये कंप्रेस करेगा। यहां हमारी पहुंची गैस, ये पहुंची गैस, उसने बड़ी तेजी से चलकर नीचे दबा दबा कर इसे कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस किया तो इसने क्या निकाली? हीट। तो इसीलिए एसी के पीछे से बहुत गर्मी आती है, बहुत गर्मी लगती है। बाहर वाली आउटडोर यूनिट में देखना, वहां कंप्रेसर लगा रहता है, तो यहां पर क्या होता है? ये पूरी हीट निकलती है। अब ये पूरी गैस क्या हो गई? कंप्रेस्ड। और कंप्रेस्ड होने के बाद में इसे बहुत पतली लाइन में से निकालते हैं, बहुत पतली लाइन में से। तो इसी में आपने देखा होगा बहुत पतली पतली सी लाइन जाती है। फ्रिज में भी देखा होगा पीछे पतली पतली ऐसी ऐसी लाइन जाती है। तो पतली लाइन में से हमने इसे निकाला और इसे निकाल के यहां पर लेकर आए। और एसी की जो इंडोर यूनिट होती है, उस इंडोर यूनिट के अंदर ये आपकी ऐसे 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 ये जाला लगा रहता है। अब इसे लाकर यहां छोड़ दिया। अब इसे मिली बड़ी जगह घूमने के लिए, बड़ी जगह मिली, तो ये गैस क्या होगी? दूर दूर होगी। और अगर दूर दूर होगी तो इसे क्या चाहिए? हीट। क्या चाहिए? अब इस जाली के पास में हमारे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं भैया? तो हमारे हैं एयर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। तो ये एयर के मॉलिक्यूल से ये हीट ले लेगा कि नहीं? इसकी जो जाली रहती है ये एयर के मॉलिक्यूल से हीट का विड्रॉल करती है। और ये हीट किसे दे देगी? जो इस जाली के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें। तो इन्होंने ये हीट को ले लिया, उन्होंने इस हीट को ले लिया। ठीक है। तो अब बाहर की एयर कैसी हो गई? ठंडी। बाहर की एयर कैसी हो गई? ठंडी। तो रूम में हमने कहा हाँ भाई एसी चल गया। ठीक है। अब ये गैस जिसने क्या किया है? हीट को ले लिया है, ये वापस यहां से कहां पहुंचेगी बेटा? फिर से कंप्रेसर में पहुंचेगी। अब ये एक्सपेंड हो गई है ना यहां, तो यहां क्या हो गया? एक्सपेंशन। गैस फैल गई तो इसने हीट ले ली। किससे ले ली? यहां पर जितने भी एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, और एयर के मॉलिक्यूल्स को क्या कर दिया? ठंडा कर दिया। तो आपको ठंडक का एहसास होने लगा। हीट कहां गई? ये मॉलिक्यूल्स के अंदर गई, ये फैल गए। अब फैल गए तो एक बार फिर से इन्हें कहां पहुंचा दिया हमने? कंप्रेसर में। कंप्रेसर ने फिर से इसे कंप्रेस कर दिया और इसमें से हीट लेकर कहां निकाल दी? बाहर निकाल दी। तो यहां क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्शन। क्या हो गया? तो ये लगातार कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है कि नहीं? तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन चल रहा है। अब यहां गैस का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। ये गैस पूरी एक प्रोसेस यहां से यहां तक करके आई और वापस यहां आई, तो इसी टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम पर आ गई कि नहीं? तो इनिशियल और फाइनल स्टेट इसकी क्या हो गई? सेम हो गई। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे। इज इट क्लियर? समझ में आई है बात बेटा? तो ये क्या हो गई? साइक्लिक प्रोसेस। और ये क्या हुआ? जूल थॉमसन इफेक्ट हुआ। ठीक है। कुछ एक गैसेस ऐसी भी होती हैं जो बाहर निकलने पर, अभी तो ये क्या दिखा रही थी? कूलिंग एक्शन। वो दिखाती है हीटिंग एक्शन। ये क्रिटिकल टेम्परेचर के बेसिस पर होता है, जिसे अभी हम आगे समझाएंगे आपको कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है। तो इसमें एसी वगैरह भी बिल्कुल सेम इसका ही एग्जाम्पल हो गए। एयर कंडीशनर, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंजन्स, ठीक है, इसमें इंटरनल कंबशन इंजन जो रहते हैं कार वगैरह के, वो आपके इसी चीज पर काम करते हैं।
अब जो स्टीम आयरन्स होती हैं, कुछ होती है ना, आपने ये देखा होगा प्रेस वगैरह रहती हैं, प्रेस, इससे कपड़े को अपन आयरन करते हैं, वो जो प्रेस रहती है वो स्टीम प्रेस भी होती है। स्टीम प्रेस कैसी होती है, उनमें पानी डालते हैं, पानी को गर्म करते हैं, उससे हीट निकलती है, उस हीट से हम लोग क्या करते हैं, कपड़े को आयरन करते हैं, क्लोथ्स को आयरन करते हैं। समझ में आ रही है बात? तो वो जो स्टीम आयरन्स होते हैं वो भी सेम साइक्लिक प्रोसेस पर ही काम कर रहे हैं। किस पर काम कर रहे हैं? ठीक है। जो वाटर रहता है उनमें वो कंटिन्यूअसली साइकिल्ड होता है, टैंक हीट और कन्वर्ट होता है स्टीम में, लगातार ऐसी प्रोसेस चल रही है, और वही हीट जाएगी और फिर से वही आपका हीट देने के बाद में उसे गर्म किया, फिर वो हीट लौटकर, वो स्टीम लौटकर फिर से वाटर बन गई ठंडी होकर। तो ये कंडेंसेशन चल रहा है इसके अंदर लगातार। ठीक है। तो उम्मीद है ये सब एग्जांपल्स इसके समझ में आ गए होंगे आपको। Recording in progress. तो आप चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि ये आपने 5 टाइप की प्रोसेस देखी, और कोई भी प्रोसेस है, एनी प्रोसेस कैन बी डन बाय 2 वेज। 2 तरीके से किसी भी प्रोसेस को कर सकते हो, चाहे वो आइसोथर्मल हो, चाहे आइसोबैरिक हो, चाहे आइसोकोरिक हो, चाहे साइक्लिक प्रोसेस हो। आप 2 तरीके से कर सकते हो। 2 तरीके से कैसे? एक आप रिवर्सिबली कर सकते हो, उसे रिवर्सिबल हो सकती है, और दूसरी क्या हो सकती है? इरिवर्सिबल। क्या कोई मुझे ये समझाएगा रिवर्सिबल क्या होती है, इरिवर्सिबल क्या होती है? मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट से अगर हम रिएक्टेंट बना सकें वापस तो वो रिवर्सिबल है, और नहीं बना सके तो इरिवर्सिबल है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, मेरे ख्याल से आप सभी लोग बता सकते हैं। मुझे बताइए, हमने ये आइस ली और आइस से हमारा क्या बनाया, हमने वाटर बनाया, ये रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है? ये रिवर्सिबल है। ये कैसी प्रोसेस है? रिवर्सिबल प्रोसेस है, सही है ना? बिल्कुल गलत, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। क्या है? क्यों? क्योंकि आपकी रिवर्सिबल की डेफिनेशन ही गलत है। क्यों गलत है, जरा समझिए। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट अगर बनाने की बात हो तो ऑलमोस्ट सारी रिएक्शंस में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से आप रिएक्टेंट बना सकते हो वापस। अब तो ऐसी भी मशीन्स आ गई हैं कि आपने एक एग को बॉईल कर दिया तो आप उसे अनबॉयल भी कर सकते हो। बिल्कुल बन सकता है दही से दूध, बिल्कुल बन सकता है भाई, उसकी केमिकल प्रोसेस है। आप नहीं कर पा रहे हो उसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं हो पाएगा। उसमें से अगर हम मैलिक एसिड को निकाल लें, ठीक है, सॉरी लैक्टिक एसिड को, उस लैक्टिक एसिड को वापस हम उसकी फॉर्म में, उसकी यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में हम पहुंचा सकते हैं। लैक्टिक एसिड कब बना? जब दही बन गया, हमने उस एसिड का रिमूवल कर दिया उसमें से, और फिर वापस हम उसे बना सकते हैं। भाई दूध का पाउडर बनने लगा कि नहीं? पाउडर से वापस दूध बना लेते हो कि नहीं बना लेते हो? आप उससे भी कर सकते हो अगर आपको एसिड बेस रिएक्शन आती है। समझ में आई ये बात? तो रिवर्सिबल का मतलब ये नहीं होता है, क्योंकि अगर ये मतलब होगा तो इसका मतलब ये होगा कि सारी रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएंगी। रिवर्सिबल का मतलब ये होता है, समझिएगा, जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बने अंडर सिमिलर कंडीशन, सेम सेट्स ऑफ कंडीशन में, अंडर सेम सेट्स ऑफ कंडीशन, अंडर सेम सेट्स ऑफ कंडीशन, under same sets of condition, if reaction goes in both the direction, reaction goes in both the direction, अगर दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन जारी है, दोनों डायरेक्शन यानी कि ये होता है फॉरवर्ड और ये होता है बैकवर्ड, अगर फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में अगर रिएक्शन जा रही है सेम सेट्स ऑफ कंडीशन में, तो आप उसे रिवर्सिबल कहोगे, तब आप उसे रिवर्सिबल कहोगे, वरना रिवर्सिबल नहीं कहोगे। सेम सेट्स ऑफ कंडीशन, सेम सेट्स ऑफ कंडीशन। आप सोचो जरा, आइस से आप वाटर में पिघला रहे हो तो आपको हीट देनी पड़ रही है, वाटर से वापस आइस बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा?
कूलिंग करनी पड़ेगी। सेम सेट्स ऑफ कंडीशन में वाटर से आइस बन जाएगी? नहीं बनेगी ना। तो ये कैसी प्रोसेस हो गई? समझ में आ गया? नहीं आया? ठीक है। अब यहीं पर हेवर्स प्रोसेस से N2 + 3H2 में लूं और इससे NH3 का फॉर्मेशन करूं। यहां देखिएगा 2NH3 का फॉर्मेशन किया। सेम सेट्स ऑफ कंडीशन में ये आगे भी जाती है, सेम सेट्स ऑफ कंडीशन में ये पीछे भी जाती है। सेम सेट्स ऑफ कंडीशन। तो ये क्या हो गई है? रिवर्सिबल। क्या हो गई है? और रिवर्सिबल को हमेशा 2 हाफ एरो से दिखाया जाता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाकर, और जो इरिवर्सिबल रहती है उसे सिंगल एरो से दिखाया जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट की ओर उसका डायरेक्शन रहता है। इज इट क्लियर? ठीक। अच्छा ये बताओ, किसी रिवर्सिबल प्रोसेस को इरिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को रिवर्सिबल में कन्वर्ट कर सकते हो? देखो, रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? रिवर्सिबल का मतलब ये होता है कि हम किसी भी पॉइंट पर रिएक्शन को दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में ले जा सके। किसी भी पॉइंट पर रिएक्शन को हम क्या कर सकें? समझ में आई है बात? मैं चढ़ा छत पर, मैंने कहा आज तो मैं दुनिया से निराश हो गया, अब तो मुझे जाना है 4 मंजिला छत पर। ठीक है, और मैंने कहा अब मैं कूद रहा। अब बीच में मेरा मन हुआ कि नहीं यार, नहीं कूद रहा यार, कैंसिल करो, अब तो ऊपर जाएंगे। क्या होगा? अब तो सीधे नीचे जाओगे और नीचे के बाद में सीधे ऊपर जाओगे। यानी बीच में अगर मेरा अगर मन बदल जाए तो क्या मैं इस रिएक्शन को दूसरी डायरेक्शन में ले जा सकता हूं? नहीं ले जा सकता हूं ना। इसका मतलब इरिवर्सिबल को रिवर्सिबल में कन्वर्ट नहीं करा जा सकता। समझ में आई है बात? अच्छा, अब मैंने एक काम किया, मैंने यहां से एक रस्सी लटकाई। अब मैं देखो, इसमें भी फाइनली हम नीचे आए थे। अब इस रस्सी को पकड़कर मैं धीमे 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 नीचे आ रहा हूं। बीच में मेरा मूड चेंज हुआ तो मैं क्या ऊपर जा सकता हूं वापस? तो ये क्या हो गई? मारेंगे, क्या हो गई? रिवर्सिबल हो गई कि नहीं हो गई? अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। हमने ये तराजू लिया, ठीक है, ये तराजू है भाई, वेइंग स्केल है, वेइंग मशीन है। इसके स्केल पर मैंने डायरेक्टली 5 किलो का वेट यहां रख दिया। ये खटाक से नीचे आएगा, चाहे स्प्रिंग बैलेंस लगा लो, खटाक से नीचे आएगा। ये 5 किलो का वेट रख दिया, यानी यहां से यहां तक की इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी है, ये इतनी डिस्टेंस। बीच में अगर मन हुआ तो क्या ऊपर जा पाएगा? एक बार तो नीचे छू कर आएगा, डुबकी मारेगा। अब मैं एक काम करूं, 5 किलो का बाट डायरेक्ट रखने के बजाय 5 किलो बजरी ले लूं मैं, छोटी 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 छोटी। बहुत टाइम लगेगा और एक एक बजरी को मैं यहां डालूं। अगर 5 किलो बजरी यहां रख दी तो भी ये यहीं आएगा कि नहीं आएगा? पर बीच में अगर मैं चेंज करना चाहूं, ऊपर ले जाना चाहूं, तो चला जाएगा कि नहीं? तो जब मैं 5 किलो का बाट रख रहा था, ये क्या हो गया था? इरिवर्सिबल था। और मैंने थोड़ा थोड़ा रखा तो क्या हो गया? तो इसका मतलब इरिवर्सिबल को रिवर्सिबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? अरे करा तो है अपन ने। कैसे? अगर रिएक्शन को क्या करो, बहुत स्लोली करो, बहुत स्लोली, इनफाइनाइट सिमली स्लोली करते हो तो वो हो जाती है रिवर्सिबल, और बहुत फास्ट करते हो तो वो होती है इरिवर्सिबल, कोई भी रिएक्शन। अब बर्फ को आप पिघलाओ, बहुत हल्का हल्का सा पिघलाओ, बहुत हल्का, बहुत हल्की हीट दो, तो कहीं भी हीट देना बंद कर दोगे वो वापस फिर से वहीं जमना चालू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बात समझ में आ रही है? तो अगर प्रोसेस को कैसा करो, बहुत स्लोली, कैसा करोगे? बहुत स्लोली, तो वो क्या हो जाएगी? तो हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइट सिमली, इनफाइनाइट सिमली अगर क्या करते हो, स्लो करते हो किसी प्रोसेस को, तो वो होती है रिवर्सिबल। और अगर बहुत फास्ट करते हो तो, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, इट कैन बी रिवर्टेड, कैन बी रिवर्टेड एट एनी पॉइंट, at any point by small change, by small change in operating force। जो आपने ऑपरेटिंग फोर्स लगाया उसमें थोड़ा सा चेंज कर दो। ठीक है, और ये जो फास्ट करोगे वो कैन नॉट बी रिवर्टेड, कैन नॉट बी रिवर्टेड। इज इट क्लियर बेटा?
जितनी स्लो कर सको उतनी ज्यादा रिवर्सिबल हो जाएगी। अब जैसे केमिकली मैं इसका आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखिएगा केमिकली मैं एग्जांपल देता हूं। हम कभी भी अगर एक मीथेन को लेते हैं, मीथेन गैस को हम इसे सीधा बर्न कराएंगे, ये क्या बनेगा, सारे के सारे कार्बन। बर्निंग का मतलब क्या होता है, अरे कवियों बात सुन लो, बाद में लिख लेना कविताएं, इधर सुन लो। सारे के देखो, जलाने का मतलब क्या होता है, हर एक एलिमेंट के साथ में ऑक्सीजन जोड़ देना। केमिस्ट्री के टर्म्स में जलाना मतलब यही होता है, हर एक एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन जोड़ देना। तो कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जोड़ दी, क्या बना बेटा, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जोड़ दी, क्या बना बेटा, समझ में आई है। तो अल्टीमेटली जब हमने कंबशन किया, क्या किया, इसे कंबशन कहते हैं, तो सारे कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में और सारे हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट हुए। यही हम स्लो कंबशन भी करा सकते हैं। स्लो कंबशन मतलब धीमे धीमे नहीं जलाएंगे। स्लो कंबशन, क्या खेल रहे हो तुम, स्लो कंबशन का मतलब क्या होता है, हम धीमे धीमे ऑक्सीडेशन कराएं। हमने इसका ऑक्सीडेशन कराया तो पहले ये कन्वर्ट होगा किसमें, एल्कोहल में। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखो हमने ये ऑक्सीडेशन कराया तो ये कार्बन एक हाइड्रोजन को हटाएगा और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन लगाकर हाइड्रोजन को पीछे लगा लेगा, तो ये क्या बन गया, एल्कोहल। फिर हमने इसका ऑक्सीडेशन कराया तो ये एल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में, एक और OH आकर लग जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया, अभी ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे एल्डिहाइड बन जाएगा। कैसे, देखो यही प्रोसेस क्या हो जाएगी सेम, एक और OH लग जाएगा, लग जाएगा कि नहीं। और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रूल है, एक कार्बन पर 2 OH नहीं रह सकते, क्योंकि ये रहेंगे तो ये बिल्कुल पास में है, तो ये आपका किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, और H2O को निकाल देंगे। अब इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड खाली, इस कार्बन का एक बॉन्ड खाली, तो ये कैसे लग जाएगा, तो ये ऐसे लग जाएगा C डबल बॉन्ड O, और 2 H लग गए। अब एक बार फिर से इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो अब इसने हाइड्रोजन हटाया और यहां पर OH को लगा लिया, और देखो ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन गया, तो एल्डिहाइड का एक बार फिर से, जैसे पहले अभी मैं से एल्डिहाइड बना दूं, ये बना है एल्डिहाइड, और हमने एक बार फिर से इसका ऑक्सीडेशन कराया तो ये क्या बन गया बेटा, एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा मुझे यहां से, ठीक है। हाँ, तो अब ये क्या बन गया, ये यहां बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब देखो एक बार मैं फिर से इसका ऑक्सीडेशन करा दूं तो यहां पर एक OH है ना, तो यहां पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है तो एक और OH आकर लग जाएगा कि नहीं। और अभी अभी मैंने क्या रूल बताया था आपको, एक कार्बन पर 2 OH नहीं रह सकते हैं। फिर से ये क्या निकाल देगा, H2O निकाल देगा। इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड खाली, इस कार्बन का एक बॉन्ड खाली, तो इसने क्या बना दिया, CO2 बन गया कि नहीं बन गया, और साथ में कौन निकला है, H2O। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हमने ऑक्सीडेशन कराया तो इसने क्या बनाया, CO2 और H2O। तो देखो लास्ट में जाकर ये प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हुआ, यही CH4 हमने यहां लिया था, यही CH4 यहां लिया था। जब हमने कंबशन कराया था तो ये CO2 और H2O में कन्वर्ट हुआ था। हम देखो धीमे धीमे ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो अभी क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर हमने CH4 को जलाया और एकदम से हमारी इच्छा नहीं है, हमने कहा भैया बंद कर दो यार, वापस हमारा CH4 लौटाओ, हम नहीं खेल रहे, हमने ये बोला, पॉसिबल है, वो तो जल गया, CO2 बन गया, बीच में पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब तुमने यहाँ एल्कोहल बना लिया, तुमने एल्डिहाइड बना लिया, अब तुम्हारी इच्छा नहीं है, क्या इच्छा नहीं है, हमें नहीं बनाना कार्बन डाइऑक्साइड, हमें अपना ये मीथेन वापस चाहिए। आप इसका रिडक्शन कर दोगे, क्या कर दोगे, और रिडक्शन कर दोगे तो वापस इसे पा सकते हो। समझ में आ गई बात, तो आप कहीं पर भी कर सकते हो। हाँ, सेम कंडीशन में भी बात आएगी अभी, ठीक है। अभी ये केमिकल के टर्म्स में बोल रहा हूं, ये केमिकल रिवर्सिबिलिटी बात अलग है, उसे भी समझाएंगे, ठीक है। समझ में आ गई ये बात, नहीं आई, तो आप देखो ये स्लो कंबशन करा रहे हो, हालांकि ये रिवर्सिबल नहीं कहेंगे हम इसे, पर मैंने कहा हर चीज को आप स्लो करा सकते हो। अब यही कौन देखो, ठीक है, ये स्लो कंबशन का मैंने एग्जांपल दिया, हर चीज को आप स्लो कर सकते हो। अब इसमें इनमें भी जो मैकेनिज्म लगेंगी वो भी स्लो हो सकती है कि नहीं,
और वो स्लो हो सकती है, तो उन स्टेप्स को आप रिवर्सिबल कर सकते हो। तो किसी भी रिवर्सिबल को इरिवर्सिबल में, इरिवर्सिबल को रिवर्सिबल में कर सकते हो। कोई इरिवर्सिबल प्रोसेस है, बहुत तेजी से करा दो, कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस है उसे तेजी से करा दो, इरिवर्सिबल हो गई। इरिवर्सिबल को धीमे करा दो, रिवर्सिबल हो गई यार, सिंपल बात है। ठीक है, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट। कल हम लोग एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज करेंगे।